हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज के 10 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप प्लीज़ जाइए उनको देखिए। उनमें मैंने बताया है भारत की इकोनॉमी किस प्रकार से वर्क कर रही है। अब दोस्तों, इस जो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, भारत की इकोनॉमी कैसे सर्वाइव की है और किस प्रकार के भारत के जो इकोनॉमी है उसमें रिफॉर्म लाए गए हैं, वो सभी बातें डिस्कस करूंगा दोस्तों। इससे पहले जो 3 लेक्चर मैंने डिस्कस किए हैं वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की थी मैंने। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, रोड कनेक्टिविटी कैसी है, हमारा रेलवे कनेक्शन कैसा है, और हमारा जो दूरसंचार है, टेलीकॉम सेक्टर है, या फिर सिविल एविएशन है, या फिर शिपमेंट है, या फिर एनर्जी सेक्टर है, वो किस प्रकार का है, वो सभी बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब दोस्तों, इस लेक्चर में मेन इंपॉर्टेंट जो मेरी बात रहेगा, मेरा फोकस रहेगा, वो भारत की इकोनॉमी को लेकर रहेगा कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कौन से स्तंभों पर खड़ी है और किस प्रकार के हमारे देश के अंदर रिफॉर्म लाए जाते हैं और कौन कौन से वो चैलेंजेस हमने फेस करे हैं जो भारत की इकोनॉमी को आज के समय में हमने इतने बड़े स्तर पर पहुंचाया है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पीपीपी के आधार पर, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। वहीं अगर हम रियल जीडीपी की मैं बात करूं तो हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो ये थोड़ा कंपैरिजन आप देख लीजिए। 2011 के अंदर दोस्तों हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पीपीपी के आधार पर, मैं आपको बता देता हूँ, वो 11वें स्थान पर थी। 17वें स्थान पर हम रियल जीडीपी के आधार पर थे। अब हमने दोस्तों आप देख सकते हैं 10 से 11 सालों में या 12 सालों में हमने अपनी जीडीपी को, हमने अपने परचेजिंग पावर पैरिटी को कितना ज़्यादा मजबूत किया है। अब दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं अपने इतिहास के बारे में बात करूंगा। आज ये लेक्चर जो होगा मेरा आज़ादी के बाद के जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो किस प्रकार के रहे हैं, ये सारा का सारा फोकस इसी लेक्चर का उन्हीं चीज़ों पर होने वाला है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए हमने योजनाबद्ध विकास के बाजार को बेहतर बनाया है, और जो हमारा बाजार है उच्च लाभकारी गतिविधियों की प्राथमिकता देता है। वहीं दूसरी ओर योजनाबद्ध विकास के उत्पादक क्षमता का भी हमारा त्वरित निर्माण है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर लेना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो दुनिया की इकोनॉमी है वो कौन कौन सी विचारधाराओं पर अपनी टिकी हुई है, कौन कौन सी विचारधाराएं फॉलो करती है। एक है दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक है मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोस्तों वो होती है जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ होता है उसकी इकोनॉमी को चलाने के लिए। सबसे बड़ी बात है, आप इसका उदाहरण ले लीजिए। इसका उदाहरण है दोस्तों यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहीं सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है उसका जो क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर ही वो सारे कार्य करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो भी सब गवर्नमेंट की होती हैं, और सारा का सारा जितना भी जो योजना होती है या फिर गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेके आती है वो तो करती है काम, सिक्योरिटी जो भी काम करती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है, अगर किसी कोई प्राइवेट सेक्टर होता है तो गवर्नमेंट ही उसको गवर्न करेगी, उसके नियम कायदे कानून सभी के सभी गवर्नमेंट ही देखेगी। अब वहीं अगर इसके मैं जो एग्जाम्पल की बात करूं वो है दोस्तों यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब रूस। रूस एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। वहीं अगर मिक्स इकोनॉमी की बात करूं, इन दोनों का मिक्सअप है, जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो दोनों को इकट्ठा लेके चलता है वो है हमारा भारत। दोस्तों, हमारे भारत के अंदर एक सबसे बड़ी खास बात यही है कि हम दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इसमें खास क्या बात है कि हम प्राइवेट और गवर्नमेंट को दोनों को साथ लेके चलते हैं। ना ही तो हम प्राइवेट को इतना अलग रखते हैं, ना ही हम गवर्नमेंट को अलग रखते हैं, हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। और योजनाबद्ध तरीके से, मतलब हम अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक समाजवादी यानी कि डेमोक्रेसी या फिर सोशलिस्ट या फिर गांधीवादी सिद्धांत के मूल्यों को हम सबसे ज़्यादा महत्ता देते हैं। तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू से इसे उस टाइम पर जब देखा था कि हमारे देश के अंदर ये सब विचारधाराएं होनी चाहिए, हम अपने देश की इकोनॉमी को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भारत की इकोनॉमी किस प्रकार से वर्क कर रही है। अब ये दोस्तों, ये तो बात हुई टाइप ऑफ इकोनॉमी की। ये टाइमलाइन है दोस्तों कि भारत की जो इकोनॉमी है किस प्रकार के रिफॉर्म लाए जाते हैं, टाइमलाइन है, वो सभी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप इनको देखिए। 1947 में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जब हम भारत देश आज़ाद हो जाता है। वैसे तो भारत एक दंश भी झेल रहा है दोस्तों, जब भारत देश का विघटन होता है, भारत देश दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है, भारत पाकिस्तान और भारत। तो उस टाइम पर भी बहुत बड़ा दर्द झेलने को हमें मिला था। तो ये कोई बात नहीं, फिर भी हम अपने देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से, हम आज के समय में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर बने हुए हैं। अब दोस्तों, जो हमारे देश के अंदर प्लान लाए जा रहे थे उस टाइम पर कि हमारे देश की जो इकोनॉमी होगी वो किस प्रकार की होगी। दोस्तों, नेहरू महालनोबिस
की जो रणनीति थी, मतलब उनकी स्ट्रेटेजी थी कि हम किस प्रकार के अपने देश के अंदर इकोनॉमी को किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये जो प्रेरित थी दोस्तों, वो थी समाजवाद से प्रेरित थी। मैंने आपको समाजवाद कौन सा बताया? मैंने आपको बताया रूस के बारे में, यूएसएसआर के बारे में। उस टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों, इसका थोड़ा सा इतिहास है। 1930 के अंदर जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो यूरोप की कंपनी है, यूरोप है और अमेरिका है, कनाडा है, ये सब के सब जो वेस्टर्न कंट्री हैं, इनके अंदर दोस्तों 1930 के अंदर बहुत बड़ी महामारी देखी गई, कहें कि क्राइसिस देखा गया। किस प्रकार का कि इनकी इकोनॉमी के अंदर महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई, फिस्कल डेफिसिट सबसे ज़्यादा हो गया, या फिर आप इनको जो ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला। तो उनके जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे, बहुत बड़ी मात्रा में सर्वाइव कर रहे थे। वहीं अगर जो सोशलिस्ट विचारधारा की जो कंट्री थी, जो देश था, वो था दोस्तों रूस। वो अपने आप को सर्वाइव कर गई, वो अपने आप को जोगा तो बना के रखा उसने। उसकी इकोनॉमी के अंदर कोई भी महंगाई देखने को नहीं मिली और कोई भी मतलब इस प्रकार का क्राइसिस देखने को नहीं मिला कि जो उनकी वेस्टर्न कंट्री का जो इफेक्ट हो, ना ही उस कंट्री का उस पर कोई इफेक्ट पड़ा है। तो यही इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर भी सोशलिस्ट विचारधारा को अपनाया जाता है। और जो हमारे देश के अंदर योजनाएं चलाई जाती है, जो पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है, वो भी इंस्पायर होती है हमारे देश के अंदर यूएसएसआर से। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है वो किस देश से इंस्पायर थी? तो हमारे देश के अंदर पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर से इंस्पायर थी। दोस्तों ये तो बात हुई इसकी। अब हेरोड मॉडल है दोस्तों, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को किस प्रकार से हमने रेशियो में बांटा था, सेविंग रेशियो या फिर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डेप्रिसिएशन, ये सब बातें हैं, इनको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों जो हमारे देश के द्वारा या हमारे जो बड़े बुद्धिजीवी लोग हुए हैं उनके द्वारा बॉम्बे प्लान लाया जाता है, प्यूपिल प्लान लाया जाता है, या फिर महालनोबिस मॉडल लाया जाता है, वेज गुड मॉडल लाया जाता है, और सर्वोदय प्लान यानी कि गांधीयन प्लान। इसके आधार पर हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज के समय में भी हम यही सब चीज़ें, विचारधारा आज के समय में भी हम फॉलो कर रहे हैं। हम अपने देश के अंदर गवर्नमेंट को साथ लेकर प्राइवेटाइजेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। जब 1991 के बाद में जब हम एलपीजी रिफॉर्म लेके आते हैं, उसके बाद से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैपिटलिज्म की ओर सबसे ज़्यादा झुक रही है। मतलब हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। वो सभी बातें मैं आगे करूंगा। अब पहले तो बात करते हैं दोस्तों गार्डियन मॉडल की। गार्डियन मॉडल का डेवलपमेंट किस प्रकार का है? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग टू रिप्लेस प्रोडक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग। और दोस्तों एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर ऑफ ए मीन्स ऑफ द enlarging employment, emphasize on small industry on against larger industry. The emphasis in employment as the प्रिंसिपल मीन्स प्रोवाइडिंग नेशनल मिनिमम एंड द रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये जो गांधीयन मॉडल है, सबसे बड़ी बात गांधी जी के जो विचारधाराओं को पहले तो आप देखें, गांधी किस प्रकार के विचारक थे। गांधी दोस्तों वो चाहते थे कि हमारी जो गरीब जनता है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी जो किसान लोग हैं और जो मजदूर वर्ग का लोग हैं, उनके उत्थान के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। वही बात कही गई है दोस्तों, पॉवर्टी को कम करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना। और हमारे देश में इसी प्रकार से दोस्तों जो लैंड रिफॉर्म लाए जाते हैं वो भी आगे आने वाले समय में देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों IRDA क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1948 में इसको प्रपोज किया जाता है और 1951 में ये लागू होता है। दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट लेट डाउन नेशनल ऑब्जेक्टिव टू अचीव फॉर ऑल गवर्नमेंट मस्ट हैव टू पावर डायरेक्ट रेगुलेट एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लोकेशन एक्सपेंशन मैनेजमेंट। दोस्तों मैंने आपको क्या बात बताई थी कि हम अपने देश के अंदर जो विचारधारा को अपना रहे हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके अपना रहे हैं, तभी बॉम्बे प्लान लाया जाता है और तभी महालनोबिस मॉडल को लाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो IDRA है उसमें कहीं ना कहीं हमें डर था कि जिस प्रकार से हम अभी कोलोनाइज से मुक्त हुए हैं, जो हमारे देश के अंदर उपनिवेशवाद हुआ था, हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का राज है, कहीं ना कहीं हम अपने देश को अंदर अभी हम इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि जो बाहर की कंपनी है वो अभी अपने देश के अंदर हम लाने नहीं दे रहे थे। उसके लिए हमने रेगुलेशन एक्ट बनाया था जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट था। इसके अंदर दोस्तों हमने अभी तक अपने देश के अंदर जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर ही सारे कार्यक्रम हो रहे थे। जो आप देख सकते हैं, जैसे कोई जो खनन है या फिर कोई फैक्ट्री लगानी है, वो सबका सब जो देख रेख था दोस्तों गवर्नमेंट के अंदर ही कार्य चल रहा था, अब तक चल रहा था, ठीक है। अब दोस्तों कृषि रिफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। कृषि रिफॉर्म लाए जाते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाए जाते हैं, बहुत बड़े स्तर पर लैंड रिफॉर्म लाए जाते हैं। इसमें दोस्तों क्या बात होती है, जो एग्रेरियन रिकंस्ट्रक्शन है, राष्ट्रीय योजना और नीतियों का निर्माण करने के साथ साथ योजनाकारों ने कृषि संरचना की मौलिक सामाजिक
और आर्थिक समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास किया है। उसमें क्या कहा गया, ग्राम समाज के जो हमारे गांधीवादी विचार हैं उनको स्पष्ट रूप से देखा जाता है। और 1950 के दशक में जो कृषि संरचना के व्यापक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम में और भूमि जैसे सुधार हमारे द्वारा लाए गए। वहीं दोस्तों दो प्रकार के हमने सुधार किए हैं, लैंड रिफॉर्म और एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके अंदर दोस्तों राष्ट्र की विचारधारा के जीवन के ग्रामीण समुदायों को एकीकृत करना, राष्ट्रीय प्रगति में योगदान हेतु ग्रामीण समुदाय को सक्षम बनाना, तो ये सब कार्य CDP के अंदर लाए जाते हैं। दोस्तों लैंड रिफॉर्म के अंदर क्या क्या बातें होती हैं, लैंड रिफॉर्म के अंदर दोस्तों क्या होता है, एबोलिस्ट ऑफ द इंटरमीडिएरीज। आप दोस्तों आपने जब भारत देश का इतिहास पढ़ा होगा, जब आधुनिक भारत आपने पढ़ा होगा, तो भारत देश में क्या चलती थी, जमींदारी प्रथा चली थी, एकतादारी प्रथा चलती थी, स्थायी बंदोबस्त लाए गए थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये सब चीजें की जा रही थी लैंड रिफॉर्म के अंदर। लेकिन दोस्तों उसमें क्या था, जो किसान लोग थे, किसान लोग किनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते, जमींदार लोगों को, इनको रेवेन्यू इकट्ठा करके देते थे। और वो जो जमींदार लोग होते थे वो बिचौलिए होते थे, सरकार के बिचौलिए होते थे, सरकार के उनको वो लाके पैसा देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचारी थे। वो अपना पास पैसा ज्यादा रखते थे, जिस प्रकार से जो सारा का सारा दस झेलना पड़ता था वो किसानों को झेलना पड़ता था। वो अपने पास, क्योंकि जो उनकी मांग थी, जो उनके द्वारा सेट की गई थी, जो दर यानी कि रेट सेट किया गया था कि इतने दर आपको हमें देना है, तो वो इस आधार पर वसूलते थे। लेकिन वो जमींदार जो लोग थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा वसूलते थे। तो इस प्रकार से 1951 के अंदर इनको भी, लैंड रिफॉर्म के अंदर इनको भी खत्म किया जाता है। एबोलिस्ट ऑफ इंटरमीडिएरीज मतलब जो बिचौलिए होते हैं उनको खत्म किया जाता है। टेनेंसी रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेटेड, लैंड सीलिंग, डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी उनको भी अब कहीं ना कहीं उनकी ज़मीनों को एक किस्म से इकट्ठा किया जाता है। सभी ज़मीनों को सरकार के द्वारा उनको होल्ड किया जाता है, फिर वो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दे दी जाती है। तो ये इस प्रकार के रिफॉर्म दोस्तों सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन बड़े कदम उठाए गए। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो हमने जमींदारी प्रणाली को उसको समाप्त किया था, और ये सब चीजें दोस्तों ध्यान रखना है। हदबंदी इनको बंद किया जाता है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, किस प्रकार के हमारे देश के अंदर रिफॉर्म लाए गए थे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारे देश के अंदर जो परिवर्तन थे, MPC मैंने आपको बताया, बॉम्बे प्लान के नियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और संबंधित राज्य हस्तक्षेप की एक व्यापक नीति और सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हमने सामान्य नियंत्रण की सिफारिश की थी। तो ये सब बातें हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें जो बात करता हूँ दोस्तों, 1960 के दशक की आर्थिक संकट की बात करता हूँ। इसमें क्या था दोस्तों, 1960 का हमारा आर्थिक जो संकट था, 1960 के दशक में जो मध्य कृषि निर्यात था वो बहुत ही मंद वृद्धि हुई थी। 1965 और 60 का हमने क्या देखा था, युद्ध हुआ था। 1965 और 60 के अंदर जब हमने युद्ध देखा था, किसके साथ, हमने पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ हमने 1947 में युद्ध देखा, और 1965 के साथ हमने चीन के साथ युद्ध देखा, और 1960 के दशक में हमने जो आर्थिक संकट के दौर से हमें बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ा। और इसमें जो हमने संकट की स्थिति में राज्य की प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी थी, वह करते हुए हमने प्रतिबंधात्मक जो वित्तीय नीतियाँ थी उनको अपना लिया और रुपये का अवमूल्यन किया। हरित क्रांति का हमने शुभारंभ कर देते हैं। हरित क्रांति का शुभारंभ हम किस प्रकार से क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम जो हमारे देश के अंदर जो अनाज आता था दोस्तों, अनाज आता था वो अमेरिका से आता था, और इतना लो क्वालिटी का, इतना थर्ड क्वालिटी का अनाज हमारे देश के जो नागरिक थे वो खाते थे। क्योंकि उस टाइम पर जब 1965 के अंदर दो युद्ध हो गए थे, भारत पाकिस्तान के युद्ध, और चाइना के साथ हमने युद्ध लड़ लिया था, तो भारत देश की जो स्थिति थी वो बहुत बड़ी स्थिति, आर्थिक संकट का इतना बड़ा असर हुआ था उस टाइम पर। हमारे देश के जो अमेरिका थे उसने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि हम अब आपको कोई अनाज वगैरह नहीं देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे देश के अंदर फिर हरित क्रांति आती है। 1966 में हरित क्रांति का आरंभ किया गया, और जो हरित क्रांति है दोस्तों, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी है वो प्रोग्राम के नाम से भी उसको जाना जाता है। ये आप इसमें पढ़िए, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप। The green revolution of third agriculture revolution was a period when the productivity of global agriculture increased drastically as a result of the new advances. During the time period between 1950 and late 1960, a new chemical fertilizer pesticide were created. The chemical fertilizer made a possible supply crop and with extra nutrition, therefore increased yield. तो दोस्तों सरकार के द्वारा ये जब ग्रीन रिवोल्यूशन लाया जाता है तो उस टाइम पर हमारे देश के अंदर जो
लो यील्डिंग वैरायटी थी वो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका पेट भरने में सक्षम नहीं थी। जब 1960 के अंदर 1966 में जब हम हरित क्रांति को लेके आते हैं तो हाई यील्डिंग वैरायटी को इसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है और हमारे देश के अंदर जो उत्पादन है वो बड़े स्तर पर होता है। और सबसे बड़ी बात है, अनाज का उत्पादन हमारे देश में होने लगता है, फिर हम जो संकट है हमारे उससे हम उभर के सामने आते हैं। अब दोस्तों, जो प्रारंभिक विकास की रणनीति थी उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के खराब प्रदर्शन 1960 के मध्य आर्थिक संकट के कारण होने के कारण महानुनिवेश मॉडल की गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा। किस प्रकार का सामना करना पड़ा दोस्तों? महानवोपदेश की जो स्ट्रेटेजी थी वो मूल ढांचा था 7वीं योजना के अंत तक बनाए रखा गया, लेकिन दोस्तों रणनीति के जिसे चौथी योजना के आधार पर उनको दिखाई देना लगा था। जिस प्रकार से योजना में आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को छोड़ा नहीं गया और इस योजना के में आर्थिक विकास की प्रमुखता प्रदान की गई। दोस्तों दुनिया क्या हो चुकी थी? ग्लोबलाइजेशन हो चुकी थी। उस टाइम पे क्या होता था दोस्तों, हमारे देश के अंदर सिर्फ अनाज तक ही हम सीमित थे, अनाज खा रहे हैं, अपने देश के अंदर आर्थिक स्थिति को मजबूती से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम विदेशों से पिछड़ रहे थे क्योंकि हम उस चीज़ों से बाहर निकले थे दोस्तों जो हमारे देश के अंदर नहीं अच्छी थी। किस प्रकार की? जो हमने देखा था दोस्तों, दुनिया के अंदर क्या हो रहा था, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आधुनिकरण चल रहा था। उस टाइम पर हमारे देश के अंदर क्या चल रहा था, जो विदेशों कॉलोनलाइज है, मतलब आप देख सकते हैं जो हमारे देश के अंदर अंग्रेज राज कर रहे थे वो अपनी स्ट्रेटेजी को बना के हमारे देश को चला रहे थे। तो यही कारण है दोस्तों, भारत देश आज भी पीछे है लेकिन फिर भी हमने अपने देश को अच्छे से संभाला है और उस संकट से हम उभर के सामने आए हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई ग्रीन रिवोल्यूशन की। हाई यील्डिंग वेराइटी हमने हमारे देश के अंदर उपज होने लगती है और सबसे ज़्यादा जो उपज होती है वो होती है दोस्तों हरियाणा, पंजाब और उत्तरी उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों ये जो इलाके हैं हमारे देश के अंदर, इसको भी कहा जाता है भारत देश का एक किस्म से लैंड ऑफ। यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको जो वैरायटी होती है अनाज की और चावल की, सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलती है। और हमारे देश के अंदर या उत्तर भारत में आप देख लीजिए, जो पंजाब और हरियाणा है ये सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं। और दोस्तों ये भी एक किस्म से इसको भी चुनौती दी जाती है क्योंकि इसका क्या होता है दोस्तों, बेमौसम जो फसलें होती हैं उनको उगाया जाता है। जो आप देखेंगे, जो हमारा तराई मैदान है, जैसे जैसे बिहार है, भारत का पश्चिमी इलाका है, और सॉरी उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप अनाज के या फिर जो चावल होती है उसकी पैदावार को देख सकते हैं। लेकिन जो उत्तर भारत है, जैसे आप पंजाब देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, वहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। नदी के दोआब के बीच में ही तो ये फसल होती है, क्योंकि 1 किलो चावल को उगाने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और 1500 लीटर, आप इसको पंजाब की स्थिति को देखिए, पंजाब के अंदर कौन सा इतनी बड़ी नहर, कोई बड़ी नहर नहीं है। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाई जाती है जो राजस्थान तक होकर जाती है और पंजाब के इस तरह के सतलज नदी से वो जोड़ दी जाती है। यह आगे बातें करूंगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक क्राइसिस की। 1991 और 92 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, यही फोकस था दोस्तों हमारे आज इस लेक्चर का। इसमें क्यों लाए जाते हैं दोस्तों? जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट है, मतलब हमारा जो उधारी है, वो लगभग 83 बिलियन डॉलर की हो चुकी थी। और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब हमारे देश के अंदर जो दुनिया जो डॉलर की करेंसी है, वो उसका जो स्टॉक है वो 1.2 बिलियन, लगभग 3 हफ्ते का ही हम राशन मंगा सकते थे, 3 हफ्ते का ही हम सिर्फ व्यापार कर सकते थे। इतना हमारे देश के अंदर फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ था बस। और जो हमारा ग्रोथ रेट थी वो 5.49% थी। और दोस्तों हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन था वो लगभग 14%। आप सोचिए, एक रुपये की उस टाइम पर चीज़ होती थी वो 14 रुपये की मिलने लगी है। तो यही कारण है दोस्तों, जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.78 बिलियन डॉलर हो चुका था। तो यही कारण है दोस्तों, जब नरसिम्हा राव की सरकार में, और जब उस टाइम के हमारे जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है, उनके द्वारा ये सब चीज़ें लाई जाती हैं दोस्तों। ये सब बातें हैं। और दोस्तों क्या होता है, ये जो आर्थिक संकट है 1990 के शुरुआत में, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले भी लेक्चर में दोस्तों मैंने डिस्कस किया है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या इनके इफेक्ट होते हैं। ये सब बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर स्टेबलाइजेशन मेजर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाए गए और इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को इसमें अच्छे से बनाया गया है। क्योंकि हमने अपने जब इकोनॉमी को ओपन कर दिया था
विदेशों की कंपनियों के लिए, जिससे कि आप ग्लोबलाइजेशन को कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है जिसको एफडीआई के रूप में भी अब भारत देश के अंदर आ सकते हैं, लाइसेंस को कमजोर करना, मतलब जो हमने अपनी नीति को अपना रखा था, जो हमने जिसके कि जो हमारे लाइसेंस हैं उनको सख्ती से कानून को, अगर कोई कंपनी बाहर से आती है तो उनके लिए हमने अच्छे से कड़े प्रावधान कर रखे थे कि कोई कंपनी ऐसा ना कर सके। जिस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर पहले कंपनी आई थी, याद होगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे देश के ऊपर राज करने लगी थी। तो ये कहीं ना कहीं डर था भारत सरकार को कि अब भी कोई ऐसी कंपनी ना आ जाए कि जिससे कि भारत सरकार के ऊपर वो फिर से अपनी जो ताकत है उसको आजमाने लगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने 1991 के अंदर फिर हम देखने लगते हैं कि दुनिया ग्लोबलाइज होने लग रही है, क्यों ना हम भी ग्लोबलाइज होने स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों जब भारत के तो जो ग्लोबलाइजेशन जो रिफॉर्म लाए गए थे, मतलब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे 1991 के अंदर लाए गए थे, वहीं चाइना की अगर बात करूं तो भारत से वो 20 साल पहले ला चुके थे। 20 साल पहले से मतलब आप देखेंगे आज के समय में चाइना हमसे 20 साल आगे है। अगर हम भी 20 साल पहले अपने अपने देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आते तो हम आज चाइना को बीट कर रहे होते। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखनी है। तो इसमें कौन कौन से रिफॉर्म लाए जाते हैं एलपीजी रिफॉर्म के अंदर दोस्तों? एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, मतलब आप कंपनी के अंदर, देश के अंदर जो हमारी सरकार की सबसे ज़्यादा कंट्रोल है उसको कम किया जाता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का मतलब इस प्रकार से कि जो सरकार की इन्वॉल्वमेंट है उसका विनिवेश किया जाता है, सरकार की जो कंपनियां हैं उनका विनिवेश किया जाता है। विनिवेश का किस प्रकार का मतलब कि जो उनके जो शेयर हैं कंपनियों के, जो सरकारी कंपनियों के शेयर हैं वो आम जनता के हाथों में पकड़ा दिए जाते हैं कि जिससे सरकार उनसे पैसा वसूल सके और आमदनी, जो हमारी आम जनता है उनकी भी कुछ आमदनी हो सके, जिससे कि हमारे देश के अंदर लिविंग होम स्टैंडर्ड अच्छा हो सके और उनकी कमाई हो सके। ये दोस्तों ये रिफॉर्म लाए जाते हैं, ये ऑफिशियली बात है, आपको पता होना चाहिए। 1991 के अंदर लोक लुभावने थे। और सबसे बड़ी बात है आर्थिक सुधार किस प्रकार के थे दोस्तों, इसमें हमने क्या क्या लाया और क्यों लाया, इसे ये सब बातें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। अब दोस्तों आर्थिक सुधार में लाने के इसमें मतलब क्या आते हैं? वित्तीय स्थिरीकरण का उपाय, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। और इंटरनल जो सेक्टर है उसको लिबरलाइज करना चाहिए। एक्सटर्नल जो सेक्टर है एफडीआई के प्रभाव को हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। उदारीकरण में अगर मैं बात करूं, इसमें मतलब लिबरलाइजेशन की अगर बात करूं तो इसमें गैर लाइसेंसिंग मतलब डी लाइसेंसिंग हमें करना चाहिए। उदारीकरण के नीतियों के अंदर डी लाइसेंसिंग का मतलब जो कंपनियां हैं उनको अधिकार दे देने चाहिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रोल मोनोपोलीज और इंडस्ट्री लोकेशन, यानी कि औद्योगिक अवस्थिति नीति का उधार बनाया गया। और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, मतलब विदेशी विनिमय बाजार है, उसको किया गया। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का हमने विकास किया। और इसके जो महत्व थे, जो कंट्रोल राज था उस टाइम पर, उसको खत्म किया जाता है, निजीकरण की नीति लाई जाती है। फिर दोस्तों फिर आइडियोलॉजी जो ग्राउंड है, इंप्रूवमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी है, ये सब बातें दोस्तों इसमें मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और अब भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसके इससे इफेक्ट क्या होता है। इसमें जो वैश्वीकरण है दोस्तों, वैश्वीकरण का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर जो एफडीआई है उसका फॉलो होने लगता है। ये भी बातें मैंने आपके लिए डिस्कस कर ली थी, ठीक है दोस्तों। अब बातें करता हूँ दोस्तों मैं हिस्ट्री ऑफ ऑयल प्राइसेस, क्योंकि हमारे देश के अंदर उस टाइम पर जब 1991 के रिफॉर्म लाए जाते हैं, जो खाड़ी देश हैं वहाँ पर जो प्राइस हैं वो बढ़ने लगते हैं, तेल के प्राइस बढ़ने लगते हैं, जिससे कि भारत के अंदर भी जो महंगाई है वो भी बढ़ने लगती है। आपको मैंने पीछे बताया कि 14% की हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ के सामने आ रही थी। और कहीं ना कहीं हम सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च कर रहे थे वो तेल मंगाने में खर्च कर रहे थे, बाहर से विदेशों से खाना कुछ मंगाने में खर्च कर रहे थे। तो इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर ट्रेड डेफिसिट भी देखने को मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है हमारा वो भी कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से फिर रिफॉर्म आते हैं। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखनी है जो जो मैंने आपको इसमें बातें बताई हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, अगर कुछ बातें इसमें थोड़ी सी त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।